दोस्तों क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 157 है सिंपल पोर्सिलेन बुशिंग आर यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर्स अप टू। सिंपल पोर्सिलेन जो यूज किया जाता है किसके लिए? बुशिंग के लिए। बुशिंग क्या होता है? देखो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर के बाहर में कह सकते हो एक्सटर्नल पार्ट में जो कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुशिंग बोलते हैं। चाहे हाई वोल्टेज साइड हो चाहे लो वोल्टेज साइड हो, तो दोनों साइड में जो बुशिंग यूज किया जाता है उसको मतलब जो कनेक्शन के लिए टर्मिनल यूज किया जाता है उसको हम लोग बुशिंग बोलते हैं। ठीक, उसके ऊपर ही बुशिंग बनाया जाता है जो कि पोर्सिलेन का बना होता है। सिंपली अगर कह सकते हो कि सिंपल पोर्सिलेन का अगर बना होता है तो वह होता है 11 kV तक के लिए। ठीक, 11 kV तक के लिए जो होता है सिंपल पोर्सिलेन बुशिंग यूज किया जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर अधिक बढ़ोगे, जैसे 33 kV चले जाओगे या 66 kV जाओगे, 132 400 ये सब बढ़ जाओगे, तो वहाँ पे फिर ग्लास वगैरह का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर बुशिंग का भी जो होता है जो मटेरियल होता है वो चेंज करने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 kV, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158। हार्मोनिक करंट्स इन ए ट्रांसफार्मर काउजेज। जो मतलब ट्रांसफार्मर में जो हार्मोनिक करंट होता है उसके वजह से क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शन ए है इंक्रीज कोर लॉसेस, इंक्रीज आई स्क्वायर आर लॉस, सी है मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद प्रोटेक्टिव रिले, डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें देखिए सारा चीज़ हो सकता है, ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा इसमें। क्योंकि अगर मान लो कि हार्मोनिक्स बढ़ता है ट्रांसफार्मर में तो उसके वजह से कोर लॉस भी बढ़ेगा, आई स्क्वायर आर लॉस भी बढ़ेगा और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी होगा, वह भी क्या होगा? प्रोटेक्टिव रिलेज का साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 नंबर। इफ द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ कॉपर एंड कॉइल्स आर मेड अप ऑफ स्टील वायर, देन। इसमें कहा जा रहा है कि कोर को आप कॉपर का बना दीजिए और कॉइल को आप स्टील वायर का बना दीजिए। तो देखिए जो कॉपर वाइंडिंग होता है ना, मतलब सॉरी कॉपर वाइंडिंग तो यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कोर में यूज कर रहे हैं आप कॉपर को, तो वाइंडिंग जो कॉपर लॉस होगा ना वह अधिक हो जाएगा। क्योंकि कोर में आप कॉपर यूज कर रहे हो, ज़्यादा कॉपर यूज होगा और स्टील वायर यहाँ पे कम होगा, तो अधिक मान लो कि अधिक कॉपर यूज होगा तो लॉसेज भी उसी हिसाब से अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है, हालांकि देखिए ट्रांसफार्मर में कोर जो होता है सीआरजीओ का बना होता है, मतलब स्टील का कह लो, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि कोर जो है कॉपर का बना हुआ है और कॉइल जो है वह स्टील वायर का बना हुआ है। तब क्या होगा? तब देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि ईडी करंट लॉस विल बी लेस, ईडी करंट कम होगा। ऑप्शन बी करंट लॉसेस इन द वाइंडिंग विल बी मोर। ऑप्शन सी मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी रिड्यूस। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो करेक्ट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? बी, कॉपर लॉसेस इन द वाइंडिंग विल बी मोर। अगर कोर आप कॉपर का यूज करते हो और कॉइल आप स्टील का यूज करते हो तब कॉपर लॉस क्या होता है? अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर कंडेंसर बुशिंग इज जनरली यूज्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर्स ऑपरेटिंग एट। देखो यहाँ पे भी आपका बुशिंग का ही बात कर रहा है। जो बुशिंग होगा वह बुशिंग कौन सा यूज होगा, मतलब कितनी कौन सा कह सकते हो, या फिर आप ये कह लो कि ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर कंडेंसर बुशिंग जो होता है वह कितने केवीए के तक के लिए यूज होता है या कितने केवीए के बाद यूज होता है। तो देखो ऑप्शन में है 132 kV, 66 kV, 33 kV और 11 kV। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 132 kV। ठीक है, क्या हो जाएगा? 132 kV, ऑप्शन ए। 132 kV के लिए जो होगा कौन सा यूज होगा, या उससे अधिक भी रहेगा तो ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर कंडेंसर बुशिंग। और आपको 11 kV के लिए क्या बताया? पोर्सिलेन, सिंपल पोर्सिलेन बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर ऑफ अ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल फॉर ए ट्रांसफार्मर इज। जो ऑयल यूज होता है ट्रांसफार्मर में उसका कलर कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है डार्क ब्राउन, ऑप्शन बी वाइट टू ग्रे, ऑप्शन सी पेले येलो और ऑप्शन डी कलरलेस। तो यहाँ पे कलर जो होगा ना पेले येलो होता है। ऑप्शन सी जो होगा यह करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएल में भी पूछा है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी और पावर ग्रिड में भी पूछा हुआ है। तो कलर जो होता है डाइलेक्ट्रिक ऑयल का कौन सा होता है? पेले येलो। 162 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेगुलेशन इफिशियंसी एंड हीटिंग अंडर लोड कंडीशन। कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो होता है कौन सा ऐसा टेस्ट किया जाता है जो कि रेगुलेशन इफिशियंसी एंड हीटिंग लोडिंग कंडीशन में दिया जाता है। तो देखो ऑप्शन ए है बैक टू बैक टेस्ट, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन सी स्विमबर्न टेस्ट, ऑप्शन डी ओपन सर्किट टेस्ट। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ना ओपन सर्किट टेस्ट जो है ये तो नो लोड पे किया जाता है, तो इसको हटा दो। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है किस लिए फाइन किया जाता है? कॉपर लॉस के लिए। क्लियर? तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा कौन सा होगा?
बैक टू बैक टेस्ट। कौन सा? बैक टू बैक टेस्ट। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, बैक टू बैक टेस्ट। इसी को आप बोल सकते हो संपनर टेस्ट, संपनर टेस्ट भी बोला जाता है इसको, बैक टू बैक टेस्ट को। ये जो होता है ना, जनरली इसमें दो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, वह भी ट्रांसफार्मर जो होता है दोनों सिमिलर रेटिंग का होना चाहिए, मतलब सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर में मतलब सप्लाई दोनों में दिया जाता है, लेकिन एक ट्रांसफार्मर को लोड के जैसा ट्रीट किया जाता है। इसमें पढ़े होंगे मतलब बैक टू बैक टेस्ट या फिर संपनर टेस्ट। ये जो है जनरली टेम्परेचर राइज के लिए भी होता है कि वाइंडिंग में या ऑयल में कितना टेम्परेचर अधिक बढ़ रहा है, मतलब कितना राइज हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, ये उसी को हम लोग बोल रहे हैं हीटिंग, लोड कंडीशन में ही। और इफ़िशियंसी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों मिल जाता है, तो इफ़िशियंसी आप आराम से फाइंड कर सकते हो और रेगुलेशन भी निकाल सकते हो। तो 162 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देखिए, बुकॉल्स रिले इज यूज्ड ऑन। बुकॉल्स रिले जो है कौन से ट्रांसफार्मर में यूज होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देखिए, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी फर्नेस ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। देखिए बुकॉल्स रिले जब भी यूज होगा ना, तो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में ही यूज होगा, मतलब जिसमें कूलिंग पर्पस के लिए आप ऑयल यूज करते हो उसमें ही आप बुकॉल्स रिले यूज कर सकते हो। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये तो आप पढ़े होंगे कि बुकॉल्स रिले जो होता है किस में यूज होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सब तो आप, ये इंटरनल फॉल्ट के लिए होता है। ये भी आप जानते हो कि बुकॉल्स रिले का इस्तेमाल जो होता है किस लिए किया जाता है? इंटरनल फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 164 नंबर है, द केवीए रेटिंग रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल एज ए जनरल रूल शुड बी विद इन। कहा जा रहा है कि केवीए रेटिंग रेशियो जो होता है ट्रांसफार्मर का, अगर पैरेलल में ऑपरेट किया जाए तो जनरली किस रेशियो में होना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन है 5:1, 4:1, 3:1 और 2:1। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका 3:1, और करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 3:1, ऑप्शन सी। ठीक है, कि जब आप पैरेलल में ऑपरेट करते हो तो केवीए रेटिंग जो होगा 3:1 रेशियो में होना चाहिए। 165 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वैल्यू ऑफ द फ्लक्स इज इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखिए ईएमएफ इक्वेशन आप ट्रांसफार्मर का पढ़े होंगे, तो ई इक्वल टू क्या होता है? 4.44 5 MF कुछ ये होता है ना, 5N होता है। ये किसके लिए होता है? ये ईएमएफ के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो 5M जो होगा ये क्या हो गया? 5M आपका फ्लक्स है, लेकिन कौन सा फ्लक्स है? मैक्सिमम फ्लक्स है। क्लियर? आइए देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। आप देखिए इसमें, हाँ देखिए ऑप्शन ए है आरएमएस वैल्यू, ऑप्शन बी क्रिटिकल वैल्यू, ऑप्शन सी एवरेज वैल्यू और ऑप्शन डी मैक्सिमम वैल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट 166 नंबर देखिए, इन शॉर्ट कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन नॉट शॉर्ट, स्कॉट कनेक्शन द मेन ट्रांसफार्मर हैज सेंटर टैप। आपको अगर डायग्राम याद होगा स्कॉट कनेक्शन का, तो प्राइमरी वाइंडिंग में सेंटर टैपिंग किया जाता है इसमें। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन बी सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी वाइंडिंग। ये सर्किट डायग्राम याद रखिएगा आप, तो आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में ही सेंटर टैपिंग यूज किया गया जाता है इसमें। नेक्स्ट, इन ए ट्रांसफार्मर ओवर करंट इफेक्ट, ओवर करंट होने के कारण ट्रांसफार्मर में क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, मतलब क्या इफेक्ट करेगा, कौन सा प्रभावित होगा, कह सकते हो क्या क्या प्रभावित होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए मैकेनिकल स्ट्रेस, ऑप्शन बी टेम्परेचर राइज, ऑप्शन सी इंसुलेशन रेसिस्टेंस या इंसुलेशन लाइफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। देखो यहाँ पे जो होगा, टेम्परेचर बढ़ने से मैकेनिकल स्ट्रेस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर तो राइज होगा ही होगा, करंट अधिक ड्रॉ करेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंसुलेशन क्या होगा? उसका लाइफ भी घटेगा। हो सकता है इंसुलेशन फेल भी कर जाए अधिक टेम्परेचर होने की वजह से। अगर अधिक होगा, करंट अधिक फ्लो करेगा, ओवर करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे कह सकते हो कि इंसुलेशन भी फेल हो जाएगा या इंसुलेशन लाइफ भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट 168 देखिए, फॉर ट्रांसफार्मर अप टू ए कैपेसिटी ऑफ केवीए एयर ब्लास्ट कूलिंग इज प्रोवाइडेड। देखिए यहाँ पे जो होता है ना कि ट्रांसफार्मर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में मतलब कितने रेटिंग तक के ट्रांसफार्मर में हम लोग एयर ब्लास्ट कूलिंग को यूज़ करते हैं, है ना, कितने रेटिंग तक? तो देखिए 2500 केवीए है, ऑप्शन बी 5000 केवीए, ऑप्शन सी 10,000 केवीए, ऑप्शन डी 20,000 केवीए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा 10,000 केवीए। कहने का ये मतलब है कि एयर ब्लास्ट कूलिंग का मतलब क्या हो गया कि
ट्रांसफार्मर में ऑयल भी यूज होगा टैंक के अंदर, और जो रेडिएटर वगैरह होगा ना उसमें फ़ैन लगा दिया जाता है ताकि आप उस पर फ़ैन चलने की वजह से अगर अधिक टेम्परेचर हो रहा है तो वह कूल रहे, मतलब ज़्यादा अधिक टेम्परेचर ना हो पाए, इस उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, एयर ब्लास्ट कूलिंग। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज इट्स रेटिंग, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो आप जानते हैं केवीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो केवीए रेटिंग भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन देखिए, इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर अप टू ए कैपेसिटी ऑफ 10 MVA। ठीक, देखो अभी जस्ट ऑप्शन पढ़े हैं ऊपर में देखें हम लोग, तो उसमें कहा जाता है कि एयर ब्लास्ट कूलिंग यूज होता है। 10,000 kVA, दोनों एक ही चीज़ है, 10,000 kVA बोलो या 10 MVA बोलो, और इसका भी आंसर जो होगा क्या होगा, एयर ब्लास्ट कूलिंग ही होगा। ठीक, देखो 10 MVA से मतलब ऊपर जैसे ही जाने लगोगे ना, 10 MVA से ऊपर जाओगे तो वहाँ पे फिर आपका एयर ब्लास्ट कूलिंग यूज होना है, लेकिन 10 MVA तक अगर हो तो वहाँ पे ऑयल नेचुरल कूलिंग यूज होता है। तो लेकिन बुक में जो है ना आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन सी, बट मेरे हिसाब से ये एयर ब्लास्ट कूलिंग होगा। ऐसे अगर आप बुक का आंसर मानते हो तो आप ऑयल नेचुरल कूलिंग ले लीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बट अकॉर्डिंग टू मी जो होगा ये एयर ब्लास्ट कूलिंग ही होगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ, जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होता है, मतलब ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म करते हो तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो होता है ट्रांसफार्मर में कितने, किसका परसेंटेज डिफाइन करता है। तो ऑप्शन ए देखिए, रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, द टेस्ट वोल्टेज, द नॉमिनल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या, द रेटेड प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द रेटेड प्राइमरी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्रांसफार्मर फ्रिक्शन लॉस इज, ऑप्शन ए 5% ऑफ टोटल लॉसेस, 10% ऑफ टोटल लॉसेस, 20% ऑफ टोटल लॉसेस, नील। देखो ट्रांसफार्मर एक स्टेशनरी डिवाइस है, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट होता नहीं है, तो जब रोटेटिंग पार्ट होगा नहीं तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन लॉस भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नील। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट, ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज लो फ्लक्स डेंसिटी। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चूंकि जो होता है ना वो 24 घंटे तक रनिंग होता है, तो उसमें कंटिन्यूसली सप्लाई की ज़रूरत है, इस वजह से आप कर सकते हो कि उसका फ्लक्स डेंसिटी को लो रखा जाता है, अधिक नहीं रखा जाता है। ठीक, करीब करीब 1.5 रखा जाता है, 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स डेंसिटी रखा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। देखो ऑप्शन में देखो, इट इज़ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू सप्लाई, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका। ठीक है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू दी सप्लाई। क्लियर है यहाँ पे। 174 क्वेश्चन नंबर देखिए, स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर विच हैज कोर मेड अप ऑफ स्टील स्ट्रिप हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर के बारे में आप पढ़े होंगे, देखिए कुछ इस प्रकार का उसका शेप रहता है, अगर आपको मालूम हो, आप पढ़े होंगे तो कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे, है ना ये, और उसके बाद यहाँ पे वाइंडिंग रहता है। ठीक है, ये स्पाइरल कोर कहते हैं, जस्ट लाइक सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो देखे होंगे ना उसी के जैसा होता है स्पाइरल कोर भी। तो स्पाइरल कोर्स में जो होता है ना उसका वेट वगैरह कम होता है। ऑप्शन देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं, लेस वेट, लाइटर कंस्ट्रक्शन, मिनिमम लॉसेस, ऑल ऑफ दी अबव। देखो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका साइज जो होता है ना कम होता है, साइज कम है तो वेट भी कम होगा और हल्का भी होगा, अगर वेट कम है तो हल्का भी होगा। लाइटर कंस्ट्रक्शन, लाइटर मतलब हल्का होता है तो हल्का भी होगा। ऑप्शन सी है मिनिमम लॉसेस, अगर मान लो वेट कम है तो लॉसेस भी कम होगा। वेट कम है मतलब मटेरियल जो यूज किया होगा कोर या कॉपर वो कम यूज किया होगा, तो मिनिमम लॉसेस भी कम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लेस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन इज सेलेक्टेड सच दैट, मतलब कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे कि ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना चाहिए। ऑप्शन ए लोकेटेड इज नॉट टू वार्म, ऐसे जगह पे हम लोकेट नहीं कर सकते हैं जहाँ पे कि बहुत अधिक गर्म है, तो ये भी सही है। ठीक है, वो अधिक गर्म प्लेस पे हम लोग इसको लोकेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बी कह रहा है कि प्लेंटी ऑफ ड्राई एंड क्लीन एयर इज अवेलेबल, मतलब प्लेंटी मतलब बहुत सारा होता है, तो ड्राई और क्लीन एयर हमेशा रहना चाहिए। देखो अगर एयर में मॉइस्चर वगैरह रहेगा तो माइट भी हो सकता है कि एयर जब इनसाइड द ट्रांसफार्मर जाएगा, जब ब्रीथिंग ब्रीथ आउट के टाइम में, तो वह मॉइस्चर जो है
ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन जो ऑयल का होगा उसको डाउन कर सकता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगा वह कम कर सकता है, क्लियर। एंड वेट कंडीशन आर नॉट इनकाउंटर्ड, और वेट कंडीशन जो है इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट सी, लोकेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू डैमेज फ्रॉम मेन एंड मटेरियल ट्रैफिक। लोकेशन जो है नॉट सब्जेक्ट टू डैमेज, मतलब जो लोकेशन में आप लगाए हैं वह आदमी से या किसी भी प्रकार के ट्रैफिक से डैमेज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट आर मेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। सारा चीज़ होना चाहिए, मतलब लोकेशन अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, ड्राई और क्लीन एयर वहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, वेट कंडीशन भी नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये सारा चीज़ आप कह सकते हो जहाँ पे कि इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर डिजाइंड फॉर इंस्टॉलेशन इन ए ट्रॉपिकल कंट्री इफ इंस्टॉल्ड इन ए कोल्ड कंट्री। क्या बोला जा रहा है कि कोई ट्रांसफार्मर आपने डिज़ाइन किया है गर्म देश के लिए, ठीक है, इफ इंस्टॉल्ड इन ए कोल्ड, अगर वह कोल्ड कंट्री में इंस्टॉल कर दिया गया है तो उसका करेक्ट मतलब क्या होगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर। तो देखिए कहने का ये मतलब है कि कोई ट्रांसफार्मर आप डिज़ाइन किए, मतलब ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किए कि आप यूपी बिहार में यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस ट्रांसफार्मर को ही आपको यूज़ करना पड़ गया कश्मीर में। अगर वही ट्रांसफार्मर आप कश्मीर में यूज़ करो, कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पे हमेशा ठंड रहता है, लेह लद्दाख साइड में आप चले जाइए तो उधर सब क्या होगा, ठंडा होगा, लेह जो है, तो फिर क्या होगा, मतलब उस पर क्या प्रभाव होगा, देख लीजिए। इट इज़ टू बी लोडेड बिलो द नेम प्लेट केवीए रेटिंग। क्या जो ट्रांसफार्मर के रेटिंग मतलब नेम प्लेट पे जो रेटिंग अवेलेबल है, क्या हुआ उस रेटिंग से कम में लोड देना चाहिए, मतलब उससे कम लोड देना चाहिए। ऑप्शन बी बोल रहा है कि कैन बी लोडेड इन एक्सेस ऑफ द नेम प्लेट केवीए रेटिंग, क्या उसको केवीए रेटिंग से अधिक भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन सी, आइदर ऑफ दी अबव। देखो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी ट्रांसफार्मर आप डिज़ाइन किए हो, मतलब गर्म ट्रॉपिकल रीजन को देखते हुए या ट्रॉपिकल कंट्री को देखते हुए, तो वहाँ पे टेम्परेचर मतलब उस हिसाब से आप मेंटेन किए होगे, है ना। और अगर उसी को आप ठंडे प्रदेश में कर रहे हो तो अधिक भी दोगे, वहाँ पे अगर एक्सेस टेम्परेचर भी होगा तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि केवीए कैन बी लोडेड इन एक्सेस ऑफ द नेम प्लेट केवीए रेटिंग। जितना केवीए रेटिंग पे है उससे अधिक लोडिंग भी आप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट विडली यूज्ड इंसुलेटिंग एंड कूलिंग ट्रांसफार्मर लिक्विड इज। मतलब इंसुलेटिंग या कूलिंग ट्रांसफार्मर लिक्विड जो ऑयल वगैरह जो यूज करते हो वो कौन सा ऑयल होता है। तो ऑप्शन ए देखिए, मिनरल ऑयल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी अस्करेल, और डी में है नन ऑफ दी एबव। देखो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिनरल ऑयल, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनरल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट ट्रांसफार्मर इज, एक करंट ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है। तो देखिए, ए मैग्नेटिक कंपोनेंट टू चेंज द वोल्टेज लेवल। क्या करंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल के मैग्नेटिक कंपोनेंट को चेंज करने के लिए होता है, बिल्कुल नहीं। करंट ट्रांसफार्मर करंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए होता है जनरली। नेक्स्ट है, ए इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफॉर्म एसी करंट टू डीसी करंट। क्या ऐसा है कि करंट ट्रांसफार्मर एसी करंट को डीसी करंट में कर देता है कन्वर्ट, नहीं। ए मैग्नेटिक कंपोनेंट टू चेंज द करंट लेवल, हाँ, ऑप्शन सी बोले थे ना, हाई करंट को मेजर करने के लिए जनरली आप कह सकते हो कि करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नेटिक कंपोनेंट टू चेंज द करंट लेवल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बुकॉल्ज रिले इज यूज्ड इन। बुकॉल्ज रिले किस में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए मोटर प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी लाइन प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी जनरेटर प्रोटेक्शन, और डी ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। आपको पता है बुकॉल्ज रिले का इस्तेमाल किस में होता है, ट्रांसफार्मर में, मतलब ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुकॉल्ज रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। बुकॉल्ज रिले जो है मतलब प्रोटेक्शन देता है या वार्निंग देता है किसके अगेंस्ट में, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, करेक्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आउटसाइड ऑफ द ट्रांसफार्मर इन आउटगोइंग फीडर, ऑप्शन सी आइदर ऑफ द अबव। देखो बुकॉल्ज रिले जो है ट्रांसफार्मर के अंदर लगा मतलब अंदर नहीं बाहर लगाया जाता है, बट वह इंटरनल फॉल्ट के लिए होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी प्रकार का इनसाइड में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट होता है तो बुकॉल्ज रिले अलार्म करता है या वार्न करता है, फिर जो भी सर्किट ब्रेकर से लगा होता है वो ट्रिप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर बच जाता है, डैमेज होने से बच जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर पावर पर्पस साइन वेव शेप इज प्रेफर्ड बिकॉज।
मतलब पावर पर्पस के लिए हम लोग साइन वेव को क्यों प्रेफर करते हैं, साइन वेव को क्यों प्रेफर करते हैं? ऑप्शन ए, इट गिव्स लिस्ट कॉपर लॉसेस, क्या कॉपर लॉसेस कम देता है। इट इज़ इजी टू जनरेट ईएमएफ ऑफ दिस वेव शेप। इट इज ए स्टेबल वेव शेप एज द लाइन पैरामीटर कैन नॉट चेंज इट। देखो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। हम पावर पर्पस में साइन वेव का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि यह स्टेबल वेव शेप है, जैसा कि लाइन पैरामीटर इसमें चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए साइनोसॉइडल ईएमएफ, साइनोसॉइडल ईएमएफ क्या होता है? लीड्स द फ्लक्स इंक्लूडिंग इट बाय 180, लीड द फ्लक्स including it by 90 degree, lags the flux including it by 180 degree, lags the flux inducing it by 90 degree। देखो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। जो साइनोसॉइडल ईएमएफ होता है, वोल्टेज जो होता है लैग करता है किससे, फ्लक्स से। पढ़े होंगे यार इसको, ये सब तो आप आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या रहता है, इधर रहता है आपका फ्लक्स, है ना, इधर फ्लक्स, यहाँ पे आपका इंड्यूस्ड रहता है। तो ये फ्लक्स जो है ये इससे क्या कर रहा है, ये वोल्टेज से फ्लक्स लैग कर रहा है, वोल्टेज से फ्लक्स लैग कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि लैग्स द फ्लक्स, फ्लक्स से लैग कर रहा है इट बाय 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। साइनोसॉइडल ईएमएफ जो होता है लैग करता है किससे, फ्लक्स से। देखो यहाँ पे जो होगा, ये यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसलिए इसको हम नहीं बोल सकते। यहाँ फ्लक्स से ये E2 जो है लीड कर रहा है, एक नीचे आता है आपका ये। अब यहाँ देखो ये भी हमारा E1 होता है, तो ये जो फ्लक्स है यहाँ पे V होता है, अपोजिट में अगर लोगे तो ये E1 हो जाएगा, या V1 रखोगे तो E1 या E1। तो यहाँ से अब देखो यहाँ से क्या, E जो है लैग कर रहा है किससे, फ्लक्स से। E क्या कर रहा है, लैग कर रहा है फ्लक्स से। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो कितना डिग्री से लैग करेगा, 90 डिग्री से। तो वही चीज़ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो लैग कर रहा है किससे, फ्लक्स से बाय 90 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे देखोगे तो ये भी जो है ये लीड करेगा फ्लक्स से। नेक्स्ट, हमिंग साउंड इन अ ट्रांसफार्मर इज मेनली ड्यू टू, जो हमिंग साउंड होता है ट्रांसफार्मर में वो किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी वॉल ऑफ द टैंक, ऑप्शन सी ऑयल ऑफ द ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी लैमिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि फिजिकल चेंजेज जो होता है कोर का वह बदलता है, थोड़ा सा चेंज होता है, और कोर का जो फिजिकली कह सकते हो कि उसका जो डायमेंशन वगैरह होता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज करता है, थोड़ा सा फिजिकल चेंजेज होता है कोर में, जिसके वजह से भी साउंड आता है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के अंदर ही वह कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये भी, हमिंग साउंड ट्रांसफार्मर में क्यों होता है, तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण। 184 नंबर देखिए, 184 में कह रहा है एडवांटेज ऑफ पुटिंग टैपिंग एट द फेज एंड ऑफ ए ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर के फेज एंड पे हम लोग क्या करते हैं, टैपिंग लगाते हैं। ऐसा क्यों? तो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बुशिंग, टू ऑब्टेन बेटर रेगुलेशन, टू ऑब्टेन फाइन वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, टू ऑपरेट विथ ईज। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बुशिंग। बुशिंग का नंबर घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैपिंग का इस्तेमाल करते हैं फेज इन पे। 185 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 184 का क्या हो गया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बुशिंग। बुशिंग थोड़ा घट जाता है, कम लगा दिया जाता है टैपिंग लगाने से। ठीक है ना, टैपिंग अगर करते हो तो। नेक्स्ट देखिए 185, इन ए 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर वन ऑफ द फेज बर्न्स अप। अब कोई 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर है, उसमें एक फेज बर्न हो गया, तब ट्रांसफार्मर विल सप्लाई, ट्रांसफार्मर विल क्या करेगा, 0 आउटपुट देगा, नहीं। 20% ऑफ इट्स आउटपुट रेटिंग, नहीं। ठीक है, 40% ऑफ इट्स आउटपुट रेटिंग, नहीं। डी इट्स फुल आउटपुट रेटिंग। देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई सा भी ये जो है फुलफिल नहीं कर रहा अगर डेल्टा का एक फेज भी अगर जल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं व्हेन ए 440/220 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, अगर डीसी सप्लाई देते हो किसी भी 440/220 वोल्ट ट्रांसफार्मर में, वो भी 400 वोल्ट डीसी दे रहे हो, वोल्टेज रेटिंग 440/220 है, तो 400 वोल्ट उसमें आप डीसी दे रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर में बर्न द आउटपुट विल बी 0 वोल्ट, द आउटपुट विल बी 220 वोल्ट, द आउटपुट विल बी लेस देन 230 वोल्ट। देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा,
अगर 440 आपका वोल्टेज रेटिंग ही दिया हुआ है, ध्यान से देखो, और 400 वोल्ट आप उसमें दे रहे हो, तो डेफिनेटली ट्रांसफार्मर जो होगा क्या होगा, बर्न हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 187 नंबर। In a high frequency transformer, ferrite core are used because a ferrite core has, तो फेराइट कोर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि फेराइट कोर का रेसिस्टेंस जो होता है हाई होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर, इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है जो कि स्मॉलेस्ट होगा। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 kVA और 500 हर्ट्ज, ये ट्रांसफार्मर जो होगा छोटा होगा। द पर्पस ऑफ अ ब्रीदर इन ए ट्रांसफार्मर ई, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, मॉइस्चर को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड कूलिंग टू द वाइंडिंग, टेक इंसुलेटिंग ऑयल फ्रॉम द कंजर्वेटर। ऑप्शन सी प्रोवाइड इंसुलेशन टू द वाइंडिंग, एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, एक्सट्रैक्ट द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस ओवर वाइंडिंग आर यूज्ड फॉर, क्रॉस ओवर वाइंडिंग जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये जनरली हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है और रेटिंग उसका स्मॉल रहता है। देखिए तो ऑप्शन ए है हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए लार्ज रेटिंग ट्रांसफार्मर, नहीं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ स्मॉल रेटिंग ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए यूज होता है जनरली हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, और रेटिंग जो होगा ट्रांसफार्मर का वह क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर द कंसेंट्रिक वाइंडिंग आर यूज्ड विथ, इसमें क्या होता है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग में लो वोल्टेज वाइंडिंग जो होता है ना, मतलब एलवी जिसको बोलते हैं, जस्ट कोर के पास में रखा जाता है, उसके बाद फिर एलवी के बाद एचवी रखा जाता है, मतलब इस तरह का कुछ इसका हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको, अगर देखना है आपको तो देखिए ऐसा रहता है, ये मान लेते हैं कि कोर हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया, कोर हो गया, तो यहाँ पे आपका एलवी रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, एचवी रहेगा, इसी में मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग। ध्यान दीजिए ऑप्शन ए लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर, एग्जैक्टली यही है, लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या होता है, कोर के नेक्स्ट में रखा था, और पढ़ के देख लेते हैं। ऑप्शन बी लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑन द आउटर साइड, नहीं, फिर बात करते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर, हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑन द आउटर साइड। देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर। समझ में आई बात, तो 191 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योक सेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर यूजिंग हॉट रोल्ड लैमिनेशन इज मेड 15% ग्रेटर देन दैट ऑफ अ कोर सो एज टू, कहा जा रहा है कि अगर योक सेक्शन जो है ट्रांसफार्मर का आप मतलब हॉट रोल्ड लैमिनेशन का बनाते हो, वह भी 50% बड़ा बनाते हो, ग्रेटर देन दैट ऑफ ए कोर, मतलब जो नॉर्मल कोर होता है उससे आप 15% बड़ा बनाते हो हॉट रोल्ड लैमिनेशन का जो कोर का योग होता है, तो क्यों ऐसा, मतलब क्यों, सो एज टू, आखिर क्यों बनाते हो ऐसा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जनरली जो होता है ना, हॉट रोल्ड यूज़ करते हैं तो मतलब आयरन लॉस को, योग में जो आयरन लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, जनरली इतना ध्यान रखिएगा कि जो योग में आयरन लॉस होगा उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग हॉट रोल्ड लैमिनेशन यूज़ करते हैं, वो भी 15% अधिक बनाते हैं, मतलब 15% ग्रेटर होता है नॉर्मल कोर के। तो ऑप्शन ए देखिए, टू इंक्रीज द साइज ऑफ ए ट्रांसफार्मर, नहीं, ऑप्शन बी टू रिड्यूस द कॉपर लॉस, बिल्कुल नहीं, कोर की बात कर रहे हैं तो कॉपर लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऑप्शन सी टू रिड्यूस आयरन लॉस इन द योक एंड मैग्नेटाइजिंग करंट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टू रिड्यूस द आयरन लॉस, आयरन लॉस को कम करने के लिए, मतलब योक में जो आयरन लॉस होगा उसको कम करने के लिए, एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर रनिंग इन पैरेलल एंड if the impedance triangle of the transformer are not identical in shape and size, then तब क्या होगा, कहा जा रहा है कि दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, दोनों पैरेलल में ऑपरेट हो रहा है, अगर इम्पिडेंस ट्रायंगल जो है ट्रांसफार्मर का समान नहीं होगा शेप में, मतलब शेप दोनों का बराबर नहीं होगा, एंड साइज भी नहीं होगा बराबर, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए तो एक 193 ऑप्शन आइए देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन 193 का क्या है, देखिए पावर फैक्टर ऑफ वन ट्रांसफार्मर एंड पावर फैक्टर ऑफ अ कॉमन लोड विल बी सेम, ठीक है, 19 कितना नंबर है भैया, ये 193 है ना, 193 का आंसर देखिए इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। पावर फैक्टर एट विच द ट्रांसफार्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड अगेन दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम पावर फैक्टर ऑफ अ कॉमन लोड, मतलब दोनों अलग होगा, पावर फैक्टर जिसपे कि ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा है वह भी अलग होगा, और
दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर ऑफ कॉमन लोड, लोड से भी अलग होगा, दोनों क्या होगा, अलग होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए ये सब ना एक तरह से प्रूफ किया हुआ है, इसको अगर अब एक्सप्लेन करने लगेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा फिर, है ना। तो 194 देखिए, विच टाइप, व्हाट इज द टिपिकल यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का टिपिकल यूज क्या है, मतलब क्या करता है ऑटो ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को कंट्रोल करता है, कह सकते हो कि वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हो। 194 है ना, तो इसका देखिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, नहीं ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर तो नहीं है, वोल्टेज को आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। ऑप्शन बी आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी वेरिएबल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी टॉय ट्रांसफार्मर। देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी वेरिएबल ट्रांसफार्मर, ठीक है, वेरिएबल ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर को आप डिमर स्टेट भी बोल सकते हो, ठीक ना, डिमर स्टेट भी बोलते हो, या वेरिएक भी बोल लेते हैं हम लोग, या ऑटो ट्रांसफार्मर तो आप बोल ही रहे हो, या वेरिएबल ट्रांसफार्मर भी बोल रहे हो, तो क्या होगा, ऑप्शन सी वेरिएबल ट्रांसफार्मर। इसी को आप वोल्टेज रेगुलेटर भी बोल सकते हो, है ना, वोल्टेज रेगुलेटर भी बोला जाता है, वोल्टेज को ये सप्लाई देता है यहाँ पे, रेगुलेट करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेरिएबल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट देखिए, इन ए ट्रांसफार्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ म्यूचुअल फ्लक्स, ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है ना। तो देखिए जनरली कांस्टेंट रहता है ना, फ्लक्स तो कांस्टेंट रहता है, चाहे लोड वैरी करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोड पे तो ये फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। देखिए ऑप्शन ए वेरीज एट लो लोड्स एंड कांस्टेंट एट हाई लोड, देखो लोड पे तो डिपेंड ही नहीं करता है फ्लक्स, कैसे भी होगा फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आप जानते हो ट्रांसफार्मर जो है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। तो ऑप्शन ए भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इज लो एट लो लोड्स एंड हाई एट हाई लोड, बिल्कुल नहीं। इज हाई एट लो लोड्स एंड लो एट लो लोड्स, मतलब लोड पे तो वैरी करेगा ना, चाहे लोड हाई हो लो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेम एट ऑल लोड्स, सारे लोड पे ये क्या होगा, बराबर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ए म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन बी स्टैटिक इंडक्शन, सी सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन डी डायनेमिक इंडक्शन। देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। आप जानते हो प्लस जब सप्लाई देते हो प्राइमरी का ईएमएफ जो सेकेंडरी से लिंक करता है, सेकेंडरी का ईएमएफ फिर प्राइमरी से लिंक करता है, इस प्रकार से ये वर्क करता है जनरली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें से जो भी ऑप्शन है उसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का फिटिंग नहीं है, कम्यूटेटर, ब्रीदर, कंजर्वेटर, बुकॉज रिले। देखो इसमें से सारा यूज होता है, ठीक है, ब्रीदर भी यूज होता है, कंजर्वेटर यूज होता है, बुकॉज रिले यूज होता है, लेकिन कम्यूटेटर जो होता है ना वो यूज नहीं होता है। कम्यूटेटर कहाँ यूज होता है, डीसी जनरेटर में और डीसी मोटर में, ठीक है, डीसी जनरेटर में या डीसी मोटर में यूज होता है। ये जस्ट लाइक रेक्टिफायर जैसा काम करता है, एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है इन केस ऑफ डीसी मशीन, ठीक है, मोटर और जनरेटर में लगा होता है। तो ये ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कम्यूटेटर, कि ट्रांसफार्मर में कम्यूटेटर नहीं होता है। नेक्स्ट, इन ए ट्रांसफार्मर एंड इंसुलेटिंग मटेरियल में फेल ड्यू टू, इंसुलेटिंग मटेरियल जो है किसी भी ट्रांसफार्मर में फेल हो जाएगा किसके वजह से, तो देखिए ऑप्शन ए मॉइस्चर, ऑप्शन बी डस्ट, ऑप्शन सी वॉइड ऑफ द वाइंडिंग, और ऑप्शन डी है एनी ऑफ द एबव। देखो इसमें से सारा हो जाएगा, मॉइस्चर भी अगर चला गया तो इंसुलेशन फेल हो जाएगा, डस्ट भी चला गया तब भी इंसुलेशन फेल हो जाएगा क्योंकि इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। वॉइड्स इन द वाइंडिंग, वाइंडिंग में अगर गैप हो गया, वॉइड्स में गैप हो जाएगा, अगर गैप होगा तब भी प्रॉब्लम होने लगेगा, मतलब कह लो कि इंसुलेशन पे प्रभाव होने लगेगा, क्योंकि हर चीज़ जो होता है ना वहाँ पे जो भी वाइंडिंग गैप वगैरह जो होता है ना डिजाइन के हिसाब से किया जाता है, थोड़ा सा भी चेंजेस होगा तो उसका परफॉर्मेंस बिगड़ने लगता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल, ऑप्शन डी जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन, ट्रांसफार्मर में जो होता है रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर में जो रिएक्टेंस होता है या कह लीजिए ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो जनरली ये लीकेज फ्लक्स पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए लीकेज फ्लक्स, ऑप्शन बी साइज ऑफ द कोर, ऑप्शन सी साइज ऑफ द टैंक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीकेज फ्लक्स, ठीक है, लीकेज फ्लक्स पे और रिएक्टेंस जो होता है ट्रांसफार्मर का डिपेंड करता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।